हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है डीसीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके पास आ चुका है और जिस भी बच्चे को कोर्स परचेज करना है, अपना ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, तो वो स्टूडेंट अपने कोर्स परचेज कर सकता है डियर स्टूडेंट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे। तो एक क्लास इससे पहले भी हम हिस्ट्री पे ली थी, हमने हिस्ट्री की डेमो क्लास आपने देख भी ली होगी बड़े अच्छे से, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से अच्छी भी लगी होगी और सब कुछ क्लियर भी हुआ होगा। तो आज ऐसे ही हम हमारी जो इंडियन पॉलिटी, जैसे कि आपको पता है हिस्ट्री और पॉलिटी मैं आपको दोनों सब्जेक्ट यहाँ पे लीड करने वाला हूँ। तो आज आप पॉलिटी की भी अपनी क्लासेस देख लीजिए और यहाँ पे अच्छे से समझिए कि संविधान क्या होता है, संविधान के क्या फायदे होते हैं, क्यों किसी भी देश के लिए संविधान जरूरी होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इंडियन पॉलिटी पे बात करेंगे। हम बात करेंगे संविधान पे कि भारतीय संविधान किस प्रकार से है, कैसा संविधान है, लचीला है, कठोर है, संविधान हमें क्या राइट्स देता है, क्या राइट्स संविधान खुद अपने पास रखता है, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या होगी, हाई कोर्ट की भूमिका क्या होगी, प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होगी, राष्ट्रपति की भूमिका क्या होगी, सीएम की भूमिका क्या होगी, राज्यपाल की भूमिका क्या होगी। क्या हमारा एक स्वतंत्र संविधान है, क्या हमारे पास एक स्वतंत्र देश है, क्या हमारी स्वतंत्र यहाँ पे सत्ता है, क्या स्वतंत्र रूप से हम कार्य करते हैं। ये सारी की सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों हमें कौन अवेलेबल करवाता है, ये संविधान अवेलेबल करवाता है। अब बात करते हैं हम इंडियन पॉलिटी की, कॉन्स्टिट्यूशन की। तो संविधान पे हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, और आज हम शुरुआत करने वाले हैं यहाँ पे कि संविधान का विकास कैसे हुआ। तो हर एक चीज पे हम बात करेंगे, यहाँ पे संविधान से रिलेटेड हम बात करेंगे यहाँ पे। तो आज हम शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस क्लास की, और हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय राज व्यवस्था की हम बात करेंगे। यानी कि भारत पे शासन करने की या भारत पे राज करने की जो व्यवस्था है वही क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों, वही एक राज व्यवस्था कहलाती है। तो उसी राज व्यवस्था पे आज हम चर्चा करने वाले हैं और उसी राज व्यवस्था के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो सरकारें हैं वो भारत पे शासन करती हैं। न कि सरकार, हर एक सरकार जब चेंज हो जाती है, जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज होती है, तो क्या वो अपने अनुसार कानून बनाती है या हम पहले ही बने हुए कानूनों के द्वारा शासन करती है। वो इस प्रकार की सारी चीजें हम आज के एपिसोड के अंदर देखेंगे, इस सेशन के अंदर देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो हम बात करते हैं संविधान की। तो इसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम संविधान की बात यहाँ पे करेंगे, चर्चा करेंगे। बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही प्यारा आपका टॉपिक रहने वाला है। तो कुछ फैक्ट जो आपको बड़े अच्छे से पता होंगे, अच्छे से क्लियर होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ पॉइंटों की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और पॉइंट सबसे पहला क्या होगा, संविधान क्या है। पहला ही फैक्ट आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि संविधान क्या है। अब संविधान की बात कीजिए डियर स्टूडेंट, संविधान की हम बात करें, संविधान पे अगर चर्चा करें कि संविधान क्या है सर, आप बताइए। तो हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपने क्या किया, एक कोर्स परचेज किया अपना सुबह मॉर्निंग वाला, आपने देखा कि इसकी 9 बजे से लेकर 2 बजे तक की इसकी टाइमिंग रहेगी। इस बीच ये क्लास होंगी और इस बीच मेरा ये प्रॉपर वे से पूरे दिन का एक शेड्यूल होगा। उस शेड्यूल को आप फॉलो कर रहे हो, नेक्स्ट डे भी उस पूरे शेड्यूल को फॉलो कर रहे हो। यानी कि आपने अपना एक क्या कर लिया, अपना एक कानून बना लिया, अपना एक दस्तावेज बना लिया कि इस दस्तावेज के अनुसार ही मुझे आज पूरे के पूरे दिन को क्या करना है, कंटिन्यू रखना है। इस दिन में मुझे 4 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे सोना है, 1 घंटे बातें करना है, 1 घंटे घूमना फिरना है। पूरे दिन का आपने एक शेड्यूल बना लिया कि आज पूरे दिन में मैंने ये करना है। तो आपने अपना एक संविधान बना लिया। अब आप अपनी लाइफ का एक छोटे से, आपका जहां पे कोई वजूद नहीं है इतने बड़े देश में, अगर कहीं जाए तो आप कह सकते हो जी हमारा तो कोई वजूद नहीं है इतने बड़े देश में, लेकिन आपका वजूद बहुत बड़ा है। अब आप एक सिंगल खुद को चलाने के लिए जब अपने संविधान की डिमांड करते हो कि मेरा भी अपना एक राइट्स होना चाहिए, तो ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों इतने बड़े देश को चलाने के लिए क्या होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, एक लिखित दस्तावेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, एक लिखित दस्तावेज होना चाहिए। तो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक लिखित दस्तावेज है, लिखित दस्तावेज है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये
ये एक लिखित दस्तावेज है डियर स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हमारे देश का शासन चलाने के लिए इसमें कानूनों को लिखा गया है। इसी लिखित दस्तावेज में कहा गया है कि हर एक व्यक्ति को समान अधिकार मिलेंगे, हर एक व्यक्ति को पूरे के पूरे अधिकार मिलेंगे। वो जॉब कर सकते हैं, वो रह सकते हैं, उनको खाने का अधिकार है, उनको जीने का अधिकार है। यानी कि इनके द्वारा ही क्या हो पाए हैं, वो फुलफिल हो पाए हैं। इनके कारण ही, संविधान के कारण ही हमें सारे के सारे क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमें हमारे अधिकार मिले हुए हैं। तो संविधान किसी भी देश की आधारभूत ढांचे को चलाने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए क्या होता है, एक लिखित दस्तावेज होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसके अंदर देश के कानूनों के बारे में, देश की विधि के बारे में, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीएम, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब का क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इस संविधान के अंदर विवरण है। और इसके अंदर लिखा गया है कि किस प्रकार से ये हमारे देश के ऊपर क्या करेंगे, शासन करेंगे, किस प्रकार से पूरे देश के अंदर एक व्यवस्था स्थापित करेंगे। वो सारी की सारी बातें किसके अंदर लिखी गई हैं, संविधान के अंदर लिखी गई हैं। अब कुछ फैक्ट यहां से आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन यहां से बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आता है, और मुझे पता है आपको आता भी होगा। और कुछ बच्चे होंगे सर ये बिल्कुल ही बेसिक से बता रहे हो, तो बिल्कुल बेसिक से ही हमें हर एक चीज का पता होना चाहिए भाई। तो मैं आपसे कहूं कि हमारा संविधान कब लागू हुआ, तो आप कहोगे जी हमारा जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। कब लागू हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। अब बात की जाए इस देश को चलाने के लिए इस संविधान के अंदर कितने तथ्यों की बात की गई है। आपसे पूछा जाए संविधान के कितने पिलर होते हैं, किसी भी देश को चलाने के लिए कितने स्ट्रक्चरों में इसको बांटा गया है, वो हर एक चीज अगर हम देखें तो संविधान के 3 पिलरों की हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या करते हैं, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और उसमें 3 पिलर थे। तो आपसे पूछा जाए कि संविधान के वो 3 पिलर कौन कौन से थे सर, एक बार प्लीज हमें बता दीजिए। तो हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों वो 3 पिलरों की, उन 3 पिलरों की हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे उन पे। तो एक पिलर का नाम होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक पिलर का नाम होगा विधायिका। क्या नाम होगा डियर स्टूडेंट्स, विधायिका। एक पिलर का नाम होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, कार्यपालिका। क्या होगा भाई, कार्यपालिका। और अगला पिलर जो होगा वो कौन सा होगा, वो होगा न्यायपालिका। तो कितने पिलरों की हम बात करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 पिलरों की हम बात कर रहे हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब कहोगे जी ये 3 पिलर कैसे, ये कैसे वर्क करते हैं। हमारे देश के अंदर कोई भी कानून बनाने का कार्य किसके पास है, पावर किसके पास है मेरे प्यारे बच्चों, ये पावर है कानून बनाने की किसके पास, विधायिका के पास है मेरे प्यारे बच्चों। आपसे पूछा जाए कार्यपालिका की पावर क्या होती है, जो कानून बना है उसको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, उसको लागू करने की पावर किसके पास है, कार्यपालिका के पास है। न्यायपालिका इस कानून के अंदर कोई भी अगर खामियां रहती हैं उनको दूर करने की पावर किसके पास है, तो वो न्यायपालिका के पास है। अगर बात की जाए यहाँ पे, अगर चर्चा यहाँ पे की जाए, गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कानून बनाया जिससे समस्या किसको होने लगी, जनता को समस्या होने लगी, प्रजा को समस्या होने लगी, तो उसके खिलाफ हम एक्शन कहाँ पे लेंगे, न्यायपालिका के अंदर लेंगे। और वो केस कहाँ पे चला जाएगा, वो कानून कहां पे चला जाएगा, न्यायपालिका के अंदर चला जाएगा। और अब न्यायपालिका क्या करेगी, उसकी समीक्षा करेगी, उसकी जांच करेगी। न्यायपालिका क्या करती है मेरे प्यारे बच्चों, उसकी समीक्षा करेगी, उसकी जांच करेगी, उस पर अपना रिव्यू भी देगी कि किस प्रकार से इसके अंदर होने चाहिए, क्या वास्तव में ये कानून सही है या गलत है। पूरा का पूरा जो निर्णय देने का कार्य फिर वो करेगा। तो वो कौन करेगा डियर स्टूडेंट्स, वो करेगा न्यायपालिका। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी देश के संविधान के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और चौथा स्तंभ हम पढ़ लेते हैं मीडिया। मीडिया भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, अपने आप में बहुत बड़ी तोप है मीडिया भी। मीडिया अगर सच का साथ दे तो मीडिया एक देश को बहुत आगे तक भी ले जा सकती है, और मीडिया ही एक देश को बहुत पीछे भी ले आती है। मीडिया चाहे तो रातों रात सरकार पलट सकती है, और मीडिया चाहे तो रातों रात सरकार बना सकती है। मीडिया के पास
पावर बहुत है, लेकिन आज जो मीडिया है उसके पास पावर के नाम पर सिर्फ ठेंगा है। और वो क्या करती है, वो किसी भी अच्छी चीज को, किसी भी प्रमाणिक चीज को दिखाने की कोशिश नहीं करती। वो सिर्फ क्या करती है, कुछ चुनिंदा लोगों के अंदर में ही रह गई। जैसे गवर्नमेंट के फेवर में वो काम करेगी, गवर्नमेंट चाहे कितना भी बड़ा गलत काम कर दे तो भी मीडिया क्या कहती है आज के दिन, कि गवर्नमेंट सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हमारे जो देश के जो पिलर हैं वो डगमा चुके हैं। बात की जाए यहाँ पे विधायिका अच्छे से कार्य नहीं करती है तो भी समस्या का कार्य है, कार्यपालिका अच्छा से कार्य नहीं करती है, न्यायपालिका अच्छे से कार्य नहीं करती है। अगर इन तीनों पिलरों की बात करें, एक पिलर भी अच्छे से प्रॉपर वे से कार्य नहीं करता है तो उस देश के लिए विकास करना, उस देश को आगे बढ़ने के लिए क्या होगी, बहुत सारी बाधाएं उसके रास्ते में उत्पन्न होगी। तो हम कह सकते हैं किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए ये पिलर क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम चर्चा करें, हम बात करेंगे यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर, अब ARO का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि संविधान को अडोप्ट कब किया गया, संविधान को अडोप्ट कब किया गया, तो आप कहोगे जी 26 नवंबर। कब भाई, 26 नवंबर 1949 को संविधान को बनाकर क्या कर लिया था मेरे प्यारे बच्चों, तैयार कर लिया गया था। और फिर आपसे क्वेश्चन और माइंड में आएगा कि सर ये संविधान किसके द्वारा तैयार किया गया बना के, तो हम कहेंगे इस संविधान को बनाने का कार्य किया गया था, जो पावर थी वो किसके पास थी, तो आप कहोगे जी वो पावर थी संविधान सभा के पास। किसके पास थी भाई, संविधान सभा के पास थी। फिर आप कहोगे जी संविधान सभा कहां से आ गई, इसका गठन कैसे हो गया, तो हम कहेंगे जी संविधान सभा का जो गठन हुआ वो 1946 के अंदर हुआ और कैबिनेट मिशन के नाम से हम इसको जानते हैं। और एक कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर भारत के अंदर आता है और उसी कैबिनेट मिशन के आधार पर क्या किया गया मेरे प्यारे बच्चों, संविधान सभा का गठन किया गया था और उसी संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाने का कार्य किया गया। डियर स्टूडेंट्स, तो यहां तक सब क्लियर है, उम्मीद है अच्छा होगा। तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करते रहे मेरे प्यारे बच्चों, यही हमारी हौसले बधाई होती है। तो इस प्रकार से संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। संविधान को किस दिन अपना लिया, 26 नवंबर 1949 को। तो एक क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा कि संविधान दिवस कब बनाया गया, संविधान दिवस कब बनाया जाता है, कब बनाया जाता है। तो संविधान दिवस की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बनाया जाता है कब, 26 नवंबर को। क्वेश्चन आता है संविधान दिवस को पहली बार कब बनाया गया। क्वेश्चन क्या मेरे प्यारे बच्चों, पहली बार कब बनाया गया। तो पहली बार की हम बात करें तो पहली बार बनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। पहली बार कब बनाया गया मेरे प्यारे बच्चों, 26 नवंबर 1949 को बनाया गया। तो अब आपके माइंड में, सॉरी 26 नवंबर 2015 को पहली बार संविधान दिवस बनाया गया। भाई सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा जल्दबाजी में बोल दिया। 26 नवंबर 2015 को पहली बार संविधान दिवस बनाया गया। अब आप कहोगे जी सच्ची में जी यू ही था कि सर देख लो कहीं गलती तो नहीं कर दी हो आपने, तो मैंने कहूंगा जी गलती नहीं की है भाई। सुनो ध्यान से, संविधान दिवस पहली बार 26 नवंबर 2015 को मनाया गया। तो आप कहोगे जी इससे पहले किस रूप में बनाते थे इसको, तो इससे पहले ना हम इसको विधि दिवस के रूप में बनाते थे। इससे पहले हम इसको विधि दिवस के रूप में मनाते थे। किस रूप में मनाते थे भाई, विधि दिवस के रूप में मनाते थे। किस दिन को, 26 नवंबर को। लेकिन 2015 के अंदर पहली बार संविधान दिवस मनाया गया था। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अब ये तो ठहरी बिल्कुल बेसिक सी जानकारी। उसके बाद 2-3 फैक्ट और देखेंगे हम। जैसे एक क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान। क्वेश्चन क्या आता है भाई, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान, सबसे
पहला लिखित संविधान। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किसके संविधान का है? तो आप कहोगे जी ये तो अमेरिका के संविधान का है जी। ये कहाँ का संविधान है भाई? यूएसए का, अमेरिका का विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है। और कब लिखा गया, कब लागू किया गया? ये 1789 के अंदर लागू किया गया था मेरे प्यारे बच्चों। कब लागू किया गया था? 1789 के अंदर। अमेरिकी संविधान के पिता किसे कहा जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों जेम्स मेडिसन को। किसको कहा जाता है स्टूडेंट्स? जेम्स मेडिसन को कहा जाता है। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और आ जाता है यहीं से। भारत का संविधान आपको पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और यहाँ पे अमेरिकी संविधान के पिता जेम्स को बोला जाता है। वहीं पर दूसरा क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन क्या बनता है? भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? संविधान का पिता किसे कहा जाता है? पिता किसे कहा जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे ये कहा जाता है जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन क्या बनता है भाई? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आप बड़े प्यार से आंसर दोगे जी संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। बिल्कुल, ये तो थी हमारी बेसिक सी चीजें कि इस प्रकार से चीजें होती हैं। लेकिन अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आया कि हमारा संविधान आया कहां से, हमारा संविधान कहां से आया, कैसे सोचा हमने कि संविधान होना चाहिए भारत का, ये विचार कहां से आया, उस विचार के बारे में चर्चा करनी है। और ये देन किसकी है? इस विचार किसने हमें दिया कि हमारा भी एक संविधान होना चाहिए? तो आप बड़े प्यार से, मुझे पता है, आंसर करने वाले हो और आप, मुझे पता है, नाम लेने वाले हो किसका? आप नाम लेने वाले हो यहाँ पे अंग्रेजों का। किसका नाम लेने वाले हो भाई? मुझे पता है आप अंग्रेजों का नाम लेने वाले हो मेरे प्यारे बच्चों। तो हाँ जी, बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, अंग्रेजों की ही देन है। अंग्रेज आने की वजह से ही हमने सोचा कि हमारा भी क्या होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। यानी कि जो चीजें आप ये पढ़ रहे पाओगे, इनकी जो शुरुआत हुई, यानी कि इनका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था मेरे प्यारे बच्चों, उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे हमें सोचना है, उस पे हमें चर्चा करनी है कि उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की शुरुआत कहां से होती है, किस प्रकार से हमारे माइंड में ये चीज आई कि हमारा भी एक संविधान होना चाहिए। तो उसी चीज पे आज चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि कहां से संविधान के प्राण आए, कहां से संविधान के विचार आए, उसी को हम शुरुआत करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक किसी का कोई भी डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में वो क्लियर कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों। और अपने लाइव सेशन अटेंड किया करो। लाइव सेशन अटेंड करने का फायदा ये होता है कि जो भी आपका डाउट आएगा साथ के साथ क्या हो सकता है, क्लियर हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां तक उम्मीद है सबको क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो नो प्रॉब्लम, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और आप अपने डाउट ले सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। और जिस भी बच्चे को कोर्स परचेज करना है तो फटाफट से अपना डीसीसी इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से अपना सीईटी का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, उस सीईटी के कोर्स को आप क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे, यहाँ पे चर्चा करेंगे
तो अब देखेंगे हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की कैसे शुरुआत होती है, संवैधानिक विकास हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। संवैधानिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे इसको हम। एक तो क्या पढ़ेंगे 1773 से लेकर 1773 से लेकर 1857 तक। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कंपनी रूल के नाम से। किस नाम से जानते हैं? कंपनी रूल के नाम से जानते हैं। एक हम पढ़ेंगे कब से? 1858 से लेकर 1947 तक। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम क्राउन रूल के नाम से जानते हैं। तो कंपनी रूल और क्राउन रूल दो भागों में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को शुरू करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस रेगुलेटिंग एक्ट को भारत में कैसे लेके आए, कैसे मंशा बनी कि भारत में रेगुलेटिंग एक्ट भेजा जाए, कंपनी रूल भेजा जाए। क्यों आया भारत के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट, उस चीज का हमें पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। तो हम बात करेंगे कि भारत में रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, तो उस पे ही चर्चा करेंगे हम यहाँ पे। और बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम इस पे चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो बात करते हैं हम किसकी? बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम सन 1600 की। कब की बात करेंगे भाई? हम बात करेंगे 1600 की। और ये दौर वो है मेरे प्यारे बच्चों, इस दौर में भारत में एंट्री होती है किसकी? अंग्रेजों की। भारत में किसकी एंट्री हुई भाई? अंग्रेजों की एंट्री हुई। भारत में एक कंपनी आएगी जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम होगा भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी इस का नाम होगा। और यहां से क्वेश्चन आ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम था मर्चेंट एडवेंचर। क्या था? मर्चेंट एडवेंचर के नाम से हम इसको जानते थे मेरे प्यारे बच्चों। जब जैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे उसके अंदर क्लियर होंगे आपके सारे डाउट। तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? आपको ध्यान रखना है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कौन सा अंग्रेज था जो अकबर से आके मिला था? आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे जी वो तो है ना, वो था जी रोल्फ फिंच। क्या नाम था भाई इसका? इसका नाम था मेरे प्यारे बच्चों रोल्फ फिंच। क्या नाम था भाई? रोल्फ फिंच भारत आने वाला पहला अंग्रेज था मेरे प्यारे बच्चों। ये अंग्रेज क्या करने भारत के अंदर आते हैं? ये अंग्रेज है ना भारत के अंदर व्यापार करने के उससे उद्देश्य से आए थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग इनके उद्देश्य चेंज हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और ये व्यापार की जगह क्या करना स्टार्ट करते हैं? धीरे धीरे भारत पे शासन करना ये शुरू कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। होता क्या है, आपको दो चीज याद रखनी है बिल्कुल बेसिक से। दो पॉइंटों में हम बात करेंगे आज, यहाँ पे दो चीजों पे हम चर्चा करेंगे। और वो चर्चा की बात की जाए तो 1757 किसकी हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ज्यादा देरी नहीं करेंगे, डायरेक्ट टॉपिक पे आएंगे हम। 1757 की हम बात करेंगे। और बात करेंगे हम किसकी? प्लासी के युद्ध की। किसकी बात करेंगे? बैटल ऑफ प्लासी की हम बात करेंगे। प्लासी का युद्ध हम यहाँ पे चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और प्लासी के युद्ध की अगर बात की जाए, अगर इसकी चर्चा की जाए, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध।
अब प्लासी के युद्ध की अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ, इसकी अगर हम बात करें तो आप कहोगे जी आप तो हिस्ट्री पढ़ा रहे हो। मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा भाई, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा रहा हूँ। सिराजुद्दौला, कौन सा क्या नाम आता है भाई, एक नाम आता है सिराजुद्दौला, और दूसरी तरफ अंग्रेजों का महानायक था जिसका नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था डियर स्टूडेंट्स, रॉबर्ट क्लाइव इसका नाम था। इन दोनों के बीच प्लासी का युद्ध होता है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध होता है मेरे प्यारे बच्चों। और इसकी अगर बात की जाए इस युद्ध के अंदर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इस युद्ध के अंदर जो सिराजुद्दौला था वो क्या हो जाता है भाई, वो यहाँ पे हार जाता है, और रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जीत जाता है। इसके बात करें हम यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव क्यों जीता, अगर इसकी चर्चा की जाए तो रॉबर्ट क्लाइव के साथ दिया था किसने, कुछ भारतीयों ने, यानी कि हम कह सकते हैं सिराजुद्दौला के साथ क्या किया गया, धोखा किया गया। किसके द्वारा, मीर जाफर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया मेरे प्यारे बच्चों, मीर जाफर के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया था, धोखा किया गया था। किसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ। अब यहाँ पे धोखा हुआ और साथ में मीर जाफर के साथ एक व्यक्ति और कौन था, और उस व्यक्ति का नाम क्या था, उस व्यक्ति का नाम था राय दुर्लभ। क्या नाम था भाई, राय दुर्लभ। अब प्लासी का युद्ध क्यों हुआ था, अगर इसके पीछे का कारण देखें तो जो सिराजुद्दौला था वो बाप गया था अंग्रेजों की पॉलिसी के बारे में, उनके बारे में जान चुका था कि अंग्रेज किस प्रकार से भारत पर अधिकार करना चाहते हैं। और 1757 के प्लासी के युद्ध से पहले ब्लैक होल ट्रेजेडी, काल कोठरी की घटना घट चुकी है, और उसका ही परिणाम क्या होते हैं, 1757 का प्लासी का युद्ध होता है। और फिर यहाँ पे युद्ध होना स्टार्ट हो जाता है, और इस युद्ध के अंदर सिराजुद्दौला हार जाता है और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। और अंग्रेजों ने यहां से एक बात सीख ली मेरे प्यारे बच्चों कि अगर भारत पे शासन करना है तो क्या करना पड़ेगा, वहां की राजनीति में एंट्री करनी पड़ेगी, राजनीति में प्रवेश करना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ, मीर जाफर और राय दुर्लभ को जब कहा गया कि हम आपको बंगाल के स्वतंत्र नवाब बना देंगे, तो ये सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसकी, रॉबर्ट क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव की सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और इस प्रकार से यहां कहानी बनना स्टार्ट हो जाती है। और इनको पता चला कि भारतीय तो क्या है, सत्ता के भूखे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो डियर स्टूडेंट्स यहां तक सब क्लियर होगा उम्मीद है। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे और बात करेंगे हम कब की, बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स 1764 की। कब की बात करेंगे हम बात करेंगे 1764 की। और 1764 में एक युद्ध होगा, और वो युद्ध कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, वो युद्ध है बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध है डियर स्टूडेंट्स, ये है बक्सर का युद्ध। अब बात की जाए बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ, इसकी अगर बात की जाए, इसकी अगर चर्चा की जाए तो एक तरफ तो कौन था मेरे प्यारे बच्चों, एक तरफ था मीर कासिम। कौन था मेरे प्यारे बच्चों, एक तरफ था मीर कासिम, और दूसरी तरफ अंग्रेजों की तरफ से कौन था, अंग्रेजों की तरफ से था हेक्टर मुनरो। कौन था मेरे प्यारे बच्चों, हेक्टर मुनरो। और इस युद्ध के अंदर विजित कौन होता है, जीत कौन जाता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर जीतने की बात की जाए तो हेक्टर मुनरो था जो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ये यहाँ पे जीत जाता है। अब हेक्टर मुनरो जीत गया और मीर कासिम हार जाता है यहाँ पे। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम बात करें तो फिर इसके बाद क्या होती है, 1765 के अंदर इलाहाबाद की संधि होती है। 1765 के अंदर इलाहाबाद की क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, इलाहाबाद की संधि होती है। और आपसे पूछा जाएगा इलाहाबाद की संधि किस किस के बीच हुई, तो इसके अंदर बात करेंगे हम, दो संधियां हुई थी मेरे प्यारे बच्चों। एक हुई थी 12 अगस्त 1765 को। एक कब हुई, 12 अगस्त 1765 को शाह आलम और अंग्रेजों के बीच। शाह आलम
और अंग्रेजों के बीच। और इसमें साल हमको कहा जाता है कि हम आपको 26 लाख रुपए दे देंगे, हम आपको 26 लाख रुपए दे देंगे, आपको इंटरफेयर नहीं करना है। 14 अगस्त की बात करें हम मेरे प्यारे बच्चों, जो अवध का एक नवाब होता था उसकी अगर हम बात करें तो उसका नाम था सुजाऊ दौला। क्या नाम था भाई? उसका नाम था सुजाऊ दौला। सुजाऊ दौला के साथ संधि होती है और इससे बदले में अंग्रेज 50 लाख रुपए लेते हैं और इसको जीवित छोड़ देते हैं और उसको कहते हैं कि तू कभी भी क्या नहीं करेगा, हमारे पास नहीं आएगा, कभी भी हमारे कार्यों के बीच इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इस प्रकार से यहां पे इलाहाबाद की संधि होती है। शाह आलम और सुजाउदुल्लाह को क्या कर दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? पराजित कर दिया जाता है। मीर कासिम को पराजित कर दिया जाता है। मीर कासिम यहां पे मारा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है। मीर कासिम क्या होता है? मारा जाता है। तो आई होप यहां तक आज सब क्लियर होगा। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। एक मिनट के डिले के लिए, उम्मीद आपने नोट कर लिया होगा। चलिए उसके बाद फिर सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। और साथ के साथ प्रॉपर वे से अपने नोट्स बनाते चलो भाई। जब तक अपने प्रॉपर वे से नोट्स नहीं बनाओगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो देखो क्या हुआ कि यहां पे बक्सर और प्लासी दोनों युद्धों के अंदर अंग्रेज जीत गए और इन्हें क्लियर हो गया कि भारत पे अगर शासन करना है तो क्या करना पड़ेगा? भारतीय राजनीति में प्रवेश करना पड़ेगा। और इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद की हम बात करें, इसके बाद की चर्चा करें तो बंगाल के अंदर क्या लगता है? द्वैध शासन लग जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या होगा? बंगाल के अंदर द्वैध शासन लगेगा। और बंगाल में द्वैध शासन कब लगता है? 1765 में लगता है। और ये द्वैध शासन कब तक चलेगा मेरे प्यारे बच्चों? ये चलेगा 1772 तक। तो इस बीच हमें बंगाल के अंदर क्या पढ़ना है? द्वैध शासन पढ़ना है। यानी कि अब अंग्रेजों का अधिकार यहां पे होना शुरू हो जाता है। तो बंगाल में क्या लगा देते हैं? ये द्वैध शासन यहां पे लगा देते हैं। अब द्वैध शासन मेरे प्यारे बच्चों, ये हम हिस्ट्री के अंदर ही इसको अच्छे से पढ़ेंगे। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना कि बंगाल में द्वैध शासन, यानी कि आप या बोल सकते हो इसको ड्यूल गवर्नमेंट। क्या बोल सकते हो उसको? द्वैध शासन या ड्यूल गवर्नमेंट, इसको यहां पे बोल सकते हो। और यहां पे ड्यूल गवर्नमेंट की शुरुआत हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। और उसके बाद फिर बात करेंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो एक व्यक्ति आएगा जो इस ड्यूल गवर्नमेंट को, इस द्वैध शासन को समाप्त करेगा। और उस व्यक्ति का नाम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? उस पर हम चर्चा करेंगे और किस प्रकार से यहां पे ये द्वैध शासन को समाप्त किया जाएगा।
तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बंगाल में द्वैध शासन लग चुका है और ये कब से कब तक रहेगा, 1765 से 1772 तक ये टाइम पीरियड रहेगा। और इसी टाइम पीरियड की अगर चर्चा करें हम बच्चों, अगर इसी की डियर स्टूडेंट्स हम बात करें तो इस बीच क्या होता है, इस टाइम की अगर हम चर्चा करेंगे तो इस बीच परिणाम क्या निकल के आते हैं, परिणाम ये निकल के आते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जब भारत के अंदर द्वैध शासन लगा हुआ था, ड्यूल गवर्नमेंट थी, यानी कि आम आदमी पे क्या हो गया था, एकदम से बोझ बढ़ गया था और यहाँ पे जो टैक्स था वो डबल हो गया था। क्योंकि एक तो देना वहां के लोकल रूलरों को टैक्स और एक देना ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स। और यानी कि हम कह सकते हैं 1765 से लेकर 1772 तक भारत के जो बंगाल है, बंगाल में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या की गई थी, लूट मचाई गई थी। और इसी लूट का नाम यहाँ पे नाम क्या दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, लूट ऑफ इंडिया इसको नाम दे दिया गया था। इस टाइम पीरियड को नाम क्या दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइम पीरियड को नाम दिया गया लूट ऑफ इंडिया। क्या नाम दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, इसको नाम दिया गया लूट ऑफ इंडिया। तो भारत की लूट इसको कहा गया 1765 से 1772। और यूरोप के अंदर भी इसकी क्या होती है, बहुत निंदा होती है। जब यूरोप के अंदर इसकी निंदा होने लग जाती है तो इस टाइम पे जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या करते हैं, ये इस पे कुछ सोचते हैं और ये सोचते हैं। और ये नाम क्या है इनका मेरे प्यारे बच्चों, इनका नाम है लॉर्ड नॉर्थ। क्या नाम है भाई, लॉर्ड नॉर्थ नाम इनका है। और अब इन्होंने सोचा कि ऐसे तो भारत के अंदर विद्रोह भड़क जाएंगे, इसको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये जो नॉर्थ साहब हैं ये क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये एक व्यक्ति को भारत के अंदर भेजेंगे और उस व्यक्ति का नाम क्या होगा, उस व्यक्ति का नाम होगा वारेन हेस्टिंग। एक व्यक्ति को भारत के अंदर भेजेंगे मेरे प्यारे बच्चों और उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा वारेन हेस्टिंग। अब वारेन हेस्टिंग को क्या किया गया डियर स्टूडेंट्स, भारत भेज दिया गया भाई। भारत कब भेजा गया, 1772 के अंदर भेजा गया। और ये वारेन हेस्टिंग आता है और ये क्या कर देता है, जो बंगाल है, बंगाल में क्या कर देता है, द्वैध शासन समाप्त कर देता है। बंगाल में क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, ये द्वैध शासन को समाप्त कर देता है और भारत में सिंगल गवर्नमेंट की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है यहाँ बंगाल के अंदर। और जो लूट ऑफ इंडिया का टाइम पीरियड था वो यहीं पे समाप्त हो जाता है। और साथ में लॉर्ड नॉर्थ ने कहा था कि आप एक बार भारत के अंदर पहुंचो। और वारेन हेस्टिंग इस टाइम पे क्या आया था भाई, गवर्नर बन के आया था। क्या बन के आया था मेरे प्यारे बच्चों, गवर्नर बन के आया था। और एक क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है बार बार कि भारत में गवर्नर का पद कब स्थापित किया गया, तो आप कहोगे जी भारत में गवर्नर का पद है ना 1772 के अंदर स्थापित किया गया। कब किया गया भाई, 1772 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया डियर स्टूडेंट्स, 1772 के अंदर स्थापित किया गया यहाँ पे गवर्नर का पद। और साथ में इसको कहा था कि एक बार जाके आप परिस्थितियों को संभालो, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। तो इसी टाइम पे एक गुप्त समिति का गठन किया गया, एक सीक्रेट कमेटी बनाई गई मेरे प्यारे बच्चों। क्या किया गया, गुप्त समिति का गठन यहाँ पे इसी समय किया जाता है। तो गुप्त समिति का गठन कर दिया गया मेरे प्यारे बच्चों। और इस गुप्त समिति की हम बात करेंगे, इस गुप्त समिति की हम चर्चा अगर करें तो यहाँ पे गठन हुआ किसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता में गठन हुआ। और गठन की तारीख आपसे पूछी जाए तो आप कहोगे 1772 के अंदर। और अब यही गुप्त समिति क्या कहेगी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कानून बनाने चाहिए। ये क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये कहेंगे कि हमें कानून बनाना चाहिए और उन कानूनों को क्या करना चाहिए, लागू करना चाहिए। किस पे, कंपनी के ऊपर, ताकि कंपनी क्या ना करे, बेईमाना ना कर सके और प्रशासन को वहां पे प्रशासन के साथ छेड़खानी ना करे और भारत की भावनाओं के साथ ना खेले, भारतीयों की भावनाओं के साथ ना खेले, अपने मनमाने तरीके से वो टैक्स वैक्स वहां से ना लें। तो इस प्रकार से यहां पे गुप्त समिति के सुझाव पर अब क्या किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे एक एक्ट की स्थापना की जाएगी, यहां पे एक कानून बनाया जाएगा। किसके लिए,
कंपनी के लिए, और उस कानून को भारत के अंदर भेजा जाता है। और वो कानून क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए, वो कानून कहलाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है भाई इसको। क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब रेगुलेटिंग एक्ट भेजा गया किसके द्वारा? लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा। किसके द्वारा भेजा गया? लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा। किसकी समीक्षा पे? गुप्त समिति की समीक्षा पे इसने कहा, गुप्त समिति ने। और रेगुलेटिंग एक्ट ये वो कानून था, क्या था मेरे प्यारे, जिसकी अगर बात करें क्या था, ये वह कानून था जिसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासन व व्यापार पर नियंत्रण किया गया। कंपनी के प्रशासन व व्यापार पर क्या किया गया मेरे प्यारे बच्चों? नियंत्रण स्थापित किया गया। यानी कि बात करें हम रेगुलेटिंग एक्ट की, तो ये वह कानून था जिसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासन और व्यापार पर नियंत्रण स्थापित किया गया और कहा गया कि अब से कंपनी मनमाने तरीके से भारत के अंदर व्यापार और प्रशासन नहीं चलाएगी। उसको क्या करना पड़ेगा भाई? उसको यहां पे हमारे अंदर रहकर ही क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। यानी कि पहली बार ऐसा एक्ट आया है जिसके तहत कंपनी के प्रभाव पर, कंपनी के प्रशासन पे क्या करने की कोशिश की गई है? बाउंडेशन लगाने की कोशिश की गई है। और इसी की हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पे चर्चा हम करेंगे इस बात की, किस बात की यहां पे चर्चा करने वाले हैं, ये देखेंगे कि इसी टाइम पर क्या किया गया, जो गवर्नर का पद होता था उस गवर्नर के पद को क्या कर दिया गया? उसको बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या कर दिया गया भाई? बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। क्या किया गया भाई? बंगाल का गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन कहलाया अगर बात की जाए? तो ये कहलाए वारेन हेस्टिंग। कौन कहलाए मेरे प्यारे बच्चों? ये कहलाए वारेन हेस्टिंग। कौन कहलाते हैं डियर? वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कहलाए। और पहली बार गवर्नर जनरल के पद का क्या किया गया था? गठन यहां पे किया गया था मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद बात की जाए यहां पे, और इसी वारेन हेस्टिंग के सहायता के लिए 4 सदस्यों को नियुक्त किया गया था। इसकी सहायता के लिए क्या किया गया? 4 सदस्यों को नियुक्त, 4 सदस्यों को नियुक्त किया गया। तो ये भी ध्यान में रखना है भाई, वारेन हेस्टिंग को यहां पे गवर्नर जनरल तो बना दिया गया, लेकिन इसकी सहायता के लिए क्या किए? 4 सदस्यों की नियुक्ति भी यहां पे की गई। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी अधिनियम के तहत मेरे प्यारे बच्चों अब पहली बार क्या किया गया? पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, पहली बार
भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई मेरे प्यारे बच्चों, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश बने, आपसे पूछा जाए इसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो आप कहोगे जी सर एलिजा इप्पे। क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों? सर एलिजा इप्पे क्या थे? इसके मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है भाई, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 1700 जब 73 के एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तो उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इप्पे थे। और एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? क्या पूछा गया भाई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो आप कहोगे जी इसकी स्थापना 1774 के अंदर हुई थी। कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? 1774 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई? सर एलिजा इप्पे के द्वारा, सॉरी वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई। और आपसे पूछा जाए जी कहां पे हुई, तो आप कहोगे जी ये हुई थी कोलकाता के अंदर। कहां पे हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? ये हुई थी कोलकाता के अंदर। और 3 न्यायाधीश और थे इसमें, यह बात भी आपको याद रखनी है। 3 न्यायाधीश और थे इसके अंदर, और उन 3 न्यायाधीशों की बात की जाए तो एक का नाम था लॉर्ड हाइड। क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों? लॉर्ड हाइड था। एक लिमिनिस्टर था भाई, लिमिनिस्टर। एक चैम्बर था। लॉर्ड हाइड, लॉर्ड लिमिनिस्टर और लॉर्ड चैम्बर 3 अन्य न्यायाधीश थे, और एक मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एलिजा इप्पे। कब स्थापना हुई? 1774 में। किस एक्ट के तहत? 1773 के एक्ट के तहत। कहां पे हुई? कोलकाता के अंदर हुई थी। यानी कि इस एक्ट के तहत जो न्यायपालिका का प्रावधान था वो क्या हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों? वो भारत के अंदर आ चुका है। तो हम यहां पे बात करेंगे न्यायपालिका का प्रावधान की शुरुआत हो चुकी है किसके अंदर? भारत के अंदर। और इसी एक्ट के तहत क्या किया गया? मद्रास और बंबई, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया मेरे प्यारे बच्चों? एक पॉइंट और आपको याद रखना है, जो मुंबई था, क्या था मेरे प्यारे बच्चों? जो मुंबई था, और साथ में कौन? जो मद्रास था। इनको किसके अंडर में कर दिया गया? इन दोनों को किसके अंडर में रख दिया गया मेरे प्यारे बच्चों? मुंबई और मद्रास पे कौन कार्यरत होगा? तो यही गवर्नर जनरल कार्य करेगा। यानी कि इन दोनों को किसके हवाले कर दिया मेरे प्यारे बच्चों? इन दोनों को कर दिया बंगाल के हवाले। अब ये 2 प्रेसिडेंसियां होंगी, मुंबई और मद्रास, किसके अंदर रहकर कार्य करेंगी? तो ये भी बंगाल के अंदर रहकर कार्य करेंगी मेरे प्यारे बच्चों। और यहां पे मेरे प्यारे बच्चों इसी रेगुलेटिंग एक्ट की जब हम बात करेंगे तो इसी रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया? बीओडी का गठन किया गया मेरे प्यारे बच्चों। बीओडी का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। किसका मेरे प्यारे बच्चों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया, यानी कि निदेशक मंडल का यहां पे गठन किया। बी मैंने बोर्ड, ओ मैंने ऑफ, और डी मैंने डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी गठन यहां पे किया गया रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। निदेशक मंडल का गठन किया गया, यानी कि जब कंपनी को कोई कार्य बनाना है, कोई कानून बनाना है, तो वो चर्चा किससे करेंगे? बीओडी से करेंगे। बीओडी जाके फिर किसके पास जाएगा? गवर्नर जनरल के पास जाएगा। और इसी के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत और क्या कार्य किया गया मेरे प्यारे बच्चों? कंपनी का निजी व्यापार, कंपनी का निजी व्यापार, कंपनी का निजी व्यापार क्या कर दिया गया भाई? समाप्त कर दिया गया। उपहार लेने बंद कर दिए गए। उपहार
लेने बंद कर दिए। कंपनी अब उपहार भी नहीं ले सकती, और कंपनी क्या करेगी, अपने राजस्व मामले, अपने सैनिक मामले, अपने बिजनेस प्रोफाइल सारी की सारी किसको सबमिट करवाएगी, ये सबमिट कराएगी किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। वहां की गवर्नमेंट को सारी जानकारी देगी कि हम भारत के अंदर ये कार्य करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन के अंदर हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर एक एक्ट पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और उसके बाद कल फिर हम पढ़ेंगे कब, 33 उसका 1791 का हमें पढ़ना है, 84 का हमें पढ़ना है, 93 का हमें पढ़ना है, 1813 हमें पढ़ना है, 33 हमें पढ़ना है, 53 ये पढ़ता है। तो अभी हमारा 2-3 दिनों के लिए कंपनी रूल चलेगा। कंपनी रूल के बारे में हम अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम आ जाएंगे 26 जनवरी 1950 पे, जिस दिन संविधान लागू हो जाएगा। उसके अंदर 22 भाग होंगे और एक एक करके उन भागों को पढ़ते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, और बिल्कुल 0 से हीरो तक आपकी तैयारी हो जाएगी। यहाँ से 0 से 100 तक आपको हम ले जाएंगे। ये नहीं कि आज ही यहाँ से स्टार्ट कर दो, संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, फलाने कौन थे, दगड़े कौन थे, ये क्या था, वो क्या था, ऐसा नहीं करेंगे। हमें ना ही तो पीएचडी करनी है, हमें सिर्फ क्या करनी है, रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास से ही देखनी है। यह नहीं है कि हम एक एक हफ्ते तक फंडामेंटल राइट्स क्लास के अंदर पढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, 0 से पढ़ेंगे, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लेके आएंगे, और मिनिमम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको देने की कोशिश हमारी रहेगी। और टारगेट किसको है, एग्जाम को टारगेट करते हुए एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे लिखवाया जाएगा। ऐसा कोई भी आपको यहाँ पे पॉइंट नहीं नजर आएगा जो ये लगे कि ये एग्जाम के पॉइंटों से बाहर है। एग्जाम को टारगेट करते हुए पूरा का पूरा सिलेबस हम अच्छे से कवर कर लेंगे। लगभग 30 क्लास, हमारी 30 क्लास के अंदर हम पॉलिटी को इतने अच्छे से कवर कर लेंगे कि आज के बाद कभी आपको पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और प्रॉपर वे से आप अपने क्या करते रहिए डियर स्टूडेंट्स, नोट्स बनाते रहना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के फिर इस सेशन को हम यहीं पे विराम देंगे, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, कल फिर मिलेंगे। और जैसा कि आपको पता है, जिस भी बच्चे ने अभी तक अपनी ऐप डाउनलोड नहीं की है वो अपनी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद उस पर सीईटी का कोर्स हमारा एक्टिवेट हो चुका है, डेमो वीडियो डल चुकी हैं, तो उस कोर्स को भी आप क्या कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, परचेज कर सकते हो। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन को इतना ही विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, कल फिर मिलते हैं, सी यू।